नमस्कार। ये जो वीडियो अभी आप देखने जा रहे हैं, ये एक क्विक गाइडेंस का सेशन मैंने कंडक्ट किया था कुछ समय पहले। तो उसका एक पार्ट जो है आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये जो पार्ट है ये बहुत ही क्विकली और बहुत ही मतलब एक तरीके से सुपर फास्ट स्पीड से के साथ डील है जो हुआ, और इसका मेन ऑब्जेक्ट इतना सा है कि हम क्या कर सकें, जो पेपर पैटर्न है उसका एक एनालिसिस है जो कर सके यूनिट वाइज, राइट। जो यूजीसी नेट आपको मेरे बैकग्राउंड के अंदर दिखाई दे रहा है 30 डेज का जो आपके सामने क्रैश कोर्स है जो होगा, तो वहाँ पर मेरी फैकल्टी जो है वो क्या करने वाली है, आपको पर यूनिट 4 to 8 आवर्स का स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट करेगी। 30 डेज का सेगमेंट रहेगा, डेली 4 आवर्स की क्लासेस इसके अंदर रहने वाली है, और साथ ही साथ इसके अंदर 2 मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है जबकि होंगे, और साथ ही में आपको मैं एक स्टडी मटेरियल, एक बुकलेट भी है जो प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसके अंदर पुराने 10 नेट एग्जाम का एनालिसिस होगा, उसके साथ उसके आंसर भी होंगे, प्लस कुछ सब्जेक्टिव पेपर के उसमें नोट्स भी होंगे, और साथ ही साथ में कुछ मॉक टेस्ट आपको वहाँ भी दे रखे हैं। ये मॉक टेस्ट जो हैं वो आपके अलग हैं, और जो लिंकिंग ऐप में कंडक्ट किए जाएंगे वो अलग हैं। 18 मई से लेकर आपके 18 जून तक ये 1 मंथ का जो सेगमेंट चलेगा विदाउट एनी इंटरप्शन। तो इस क्लास को तो एंजॉय कीजिए कीजिए, साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी के साथ में आपको इन क्लासेस को अटेंड करना चाहिए, देन मोस्ट वेलकम। ये रहा आपका यहाँ पे आपकी नंबर आपको दे रखा है 899 पे, आपको ये अवेलेबल हो जाएगा 2 महीने का वैलिडिटी इसके अंदर, और आप चाहें तो टीम से बात कर सकते हैं 9887746465। ऑल द बेस्ट। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी ये कहाँ का, ये कंपनी लॉ का क्वेश्चन है। कंपनी लॉ के अंदर क्या डायरेक्टर का सेगमेंट है क्या? बिल्कुल है। तो कंपनी लॉ से डायरेक्टर का, आप में से जिन स्टूडेंट के पास में क्या है, जिन स्टूडेंट के पास में बीकॉम का बैकग्राउंड रह चुका है, एमकॉम का बैकग्राउंड रह चुका है, आप में से अगर कोई सीएस वगैरह है तो आप इस चीज को जरूर प्रेफर कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज को जरूर प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टर वाले टॉपिक से इन्होंने एक सवाल है जो यहाँ पे पूछा गया है। सेक्शन बेस्ड सवाल नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसको रेमुनरेशन आप कैसे पे करोगे। तो उसको क्या होता है, एक तरीके से आपके सामने सिटिंग फी हो गया, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन हो गया, ये पे है जो किया जाता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल संविधान के आर्टिकल 92 से। देखो ये सवाल तो बनना ही चाहिए। क्या सवाल पूछा गया कि भाई आर्टिकल 19 के 1A, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है, बराबर। तो उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बारे में 19(2) डील करता है। सिमिलरली जैसे 19(1)(b, इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बारे में 19(3) डील करता है। सिमिलरली सी के केस में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन 19 का 4 लगाता है। इस तरीके से आपको उन्होंने क्या कर रखा है, एक बाइफर्केशन मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे क्या पूछा, अच्छा सबसे ज्यादा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कौन से अधिकार पे लगते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दो। सबसे ज्यादा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो कौन से आर्टिकल 19 के अधिकार पे लगते हैं? आंसर आना चाहिए। वेरी गुड जतिन जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो फिर कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ना, इस यूनिट के अंदर आप समझ लो कि आप एक कदम आगे हो, क्योंकि एलएलबी के स्टूडेंट कभी भी कंपनी लॉ को सीरियसली पढ़ ही नहीं पाते। ठीक है, बताइए सबसे ज्यादा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(1) के कौन से क्लॉज पर है? सबसे ज्यादा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर ही है, यानी कि आपके 19(1)(a) पर ही है। जब आप 19(2) को पढ़ते हो ना, तो उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या करा रखा है, मेंशन है जो करवा रखा है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, ये सारे के सारे पॉइंट वहां पर क्या बनते हैं, एक तरीके से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बनते हैं। तो यहाँ पे अब देखो उन्होंने सवाल क्या पूछा है, सवाल को समझो, ये भी खतरनाक है। इतना आसान सवाल नहीं पूछेंगे आपसे। क्या पूछा इन्होंने, अरेंज द फॉलोइंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ओहो, ये भाई साहब एक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। मतलब कि आप क्या करो, इनको एग्जैक्टली उस सीक्वेंस में कवर करो जिस सीक्वेंस में ये मेंशन किए हुआ है, जिस सीक्वेंस में ये मेंशन किया हुआ है। ये बात आप कह सकते हो कि ये सवाल जुडिशरी के लेवल का आ रखा है, क्योंकि है तो पांचों के पांचों ही, है ना। अब इनको पहले कौन सा बाद में कौन सा वगैरह वगैरह, अगर बड़ी ईमानदारी से आपसे बात करूं मैं, तो एग्जैक्टली एट टाइम पे तो मेरे को भी रिकॉल नहीं हो पाएगा कि हाँ क्या चीज था, क्योंकि बाकी के पॉइंट तो सारे याद है, पॉइंट सारे याद है, लेकिन किस ऑर्डर में वो। ऐसा एक सवाल है आपके आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में भी आता है। आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में अगर कहा जाए कि भाई 5 तरह की रिट्स हैं, संविधान में ये किस ऑर्डर में दे रखी है, संविधान में ये किस ऑर्डर में दे रखी है, तो वहां पे क्या होता है,
पहले आपको हैबियस कॉर्पस दे रखी है, फिर आपको मैंडेमस है जो दे रखी है, फिर प्रोहिबिसी दे रखी है, फिर क्यो वारंटो दे रखी है, और फिर सर्शोरी दे रखी है। हम लोग अक्सर गलती पता है क्या करते हैं, हम लोग अक्सर जो है ये ऑर्डर फॉलो करते हैं। कौन सा जो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, पहले हैबियस कॉर्पस, फिर मैंडेमस, फिर प्रोहिबिसी, फिर सर्शोरी, और लास्ट में लिखते हैं क्यो वारंटो। ये गलती मुझे बताओ हम में से कितने कैंडिडेट जनरली करते हैं? से यस और नो विथ ऑनेस्टी। क्योंकि ये जो सवाल आपके सामने आया ना, ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि कहीं पर भी अगर कोई सीक्वेंस दे रखी है तो आपको वो चीज जो सीक्वेंस के अंदर पता होनी चाहिए। राजा जी ने बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट किया, जतिन जी ने एक्सेप्ट किया, नेहा जी ने एक्सेप्ट किया, बाकी स्टूडेंट कह रहा है मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? कोई बात नहीं, एग्जाम के अंदर हमें इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन, अब देखो पुराने पेपर में सवाल तो आया इसका आर्टिकल 19(2) के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का, लेकिन हमने यहां पे से क्या किया, एक क्वेश्चन डेराइव कर दिया। अच्छा, और सिमिलर चीज आपके कहां से आ सकती है, जैसे प्रियम्बल है आपके पास में, आपको पता है प्रियम्बल के अंदर इन्होंने जैसे आपको जस्टिस के बारे में दे रखा है कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, क्या इसका ऑर्डर नहीं पूछा जा सकता? बताओ भाई कौन सा ऑर्डर एग्जैक्टली करेक्ट है वहां पे? फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फिर लिबर्टी ऑफ, अब लिबर्टी के आगे भी इन्होंने 4-5 वर्ड लिखे हुए हैं, वहां पर भी एक ऑर्डर है जो आ रहा है। मतलब वहां पे संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है। और ये से जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें जनरली हम ऑब्जर्वेशन नहीं रखते और वो लगभग आपके गड़बड़ है जो हो जाता है। अच्छा, डेफेमेशन का तो आपका कोर्स में नहीं है ना, चलो शुक्र है। लॉ ऑफ क्राइम में डेफेमेशन आपका पार्ट नहीं है, क्योंकि डेफेमेशन जब आप पढ़ते हो ना, मानहानि, वहां पर भी क्या दे रखा है, वहां पर भी आपके सामने एक्सेप्शन का एक अलग ऑर्डर है जो आ रखा है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप आंसर देने की कोशिश करना। जैसे हमारे पास में फंडामेंटल ड्यूटी है, तो क्या ऐसा हो सकता है आपसे पूछा जाए बताओ भाई कौन से ऑर्डर में है फंडामेंटल ड्यूटी? बिल्कुल हो सकता है। आर्टिकल 39 का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है कि 39 के अंदर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपके सिलेबस का पार्ट ही तो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपके सिलेबस का पार्ट है, तो 39 के अंदर आपके सामने ऑर्डर आ सकता है। आपका आर्टिकल 51 जो है उसमें एक ऑर्डर आपको दे रखा है, सो बी प्रिपेयर्ड। यानी कि इनको कहा जाएगा ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? ऑर्डर बेस्ड या सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो कहीं पर भी आपको कोई सीक्वेंस दिखाई देती है, बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा सवाल आ सकता है। तैयार हो गए? मतलब माइंड में सेट हुआ? अब मैं आपको हिंट देता हूं कि इस सवालों को तैयार कैसे किया जाता है। ठीक है, लगे हाथ, इस बात को पेपर समझ लेते हैं। आपके पास संविधान का बेरेक्ट है, ओपन करो उसको। अगर आप 19 आर्टिकल के इन क्लॉज को थोड़ा ध्यान में पढ़ेंगे ना, खासकर जो इसकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, तो वहां पर है ना एक चीज हम क्या कर सकते हैं, लर्न है जो कर सकते हैं। जैसे 19 के 2 में क्या क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कई सारी बातें आ रखी है। इनमें से आपके सामने सबसे पहली जो बात आ रही है वो आ रही है देश को लेकर। सबसे पहली बात जो आ रही है वो है देश। अब देश की संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी, देश की संप्रभुता। देयर आफ्टर आपके सामने देश के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फिर देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी। तो यहां पर आपके सामने आ रखा है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद में तीसरा एक और वर्ड आ रहा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसकी? स्टेट की। और साथ ही साथ में स्टेट के रिलेशन किसके साथ होते हैं? फॉरेन कंट्री के साथ में। तो आपके फॉरेन रिलेशन, फॉरेन जो इंडिया के दूसरे देशों के साथ रिलेशन है वो हो गए। अब ये 4 शब्द किसके बारे में है? देश के बारे में। देश हमेशा प्राथमिकता पे होता है ना, तो पहले इनको कवर किया गया। चलो ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे हमने कवर कर रखा है पब्लिक को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपके सामने पब्लिक से जुड़ी हुई चीजें आ रही है। क्या क्या आ रहा है? इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, यानी कि आपको पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है। फिर डिसेंसी, डिसेंट व्यवहार रखना, और तीसरा मॉरलिटी, नैतिकता रखना। ये पब्लिक के संबंध में। सेकंड नंबर पे कौन आ गया? पहले पे देश, दूसरे पे पब्लिक। फिर तीसरे में क्या आ रहा है? तीसरे में अब आपके सामने आ रहा है अपराध। तीसरा जो पॉइंट आपके सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है? ऑफेंस है जो आ रहा है, अपराध। ठीक है, अपराध के अंदर भी कंटेम्प्ट को यानी कि कोर्ट के कंटेम्प्ट को ऊपर रखा गया। उसके बाद में अगर आप क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति की मान हानि कर रहे हो, डेफेमेशन कर रहे हो, देखो पहले तो कोर्ट की हानि, फिर मान हानि, और फिर लास्ट में क्या रखा है?
अबेटमेंट यानी कि इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट को हम लोग एक तरीके से अबेटमेंट भी कह सकते हैं। कितने पॉइंट हो गए यहां पर आपके सामने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई मिस तो नहीं कर गया? वापस चेक करो जरा, क्या लिखा हुआ है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज राइट ऑफ कंफर्ट बाय दिस क्लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी 1, इंटीग्रिटी 2, सिक्योरिटी 3, फ्रेंडली रिलेशन 4 हो गया, पब्लिक ऑर्डर 5, डिसेंसी 6, मॉरलिटी 7, कंटेम्प्ट 8, डेफेमेशन 9 और इंसाइटमेंट 10। टोटल 10 हो गए, टोटल 10 हो गए। अब जरा इस चीज को आप एक लॉजिक से याद करो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो 3 कैटेगरी के हैं। पहले देश के संबंध में, दूसरे पब्लिक के संबंध में और तीसरे ऑफेंस के संबंध में। पहले देश वाले आएंगे, उसके बाद में पब्लिक वाले आएंगे, उसके बाद ऑफेंस वाले आएंगे। अब इस सवाल को जरा सॉल्व करो, अब इस टेक्निक से जरा इसको सॉल्व करके कोशिश करो। क्या आप हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं क्या? अभी हमने क्या पढ़ा कि जितने भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, देखो क्या पता जादू हो जाए, है ना। इससे पहले ये सवाल को सॉल्व करना हमारे लिए बस की बात नहीं था। अब मैंने आपको एक छोटी सी टेक्निक दे दी, छोटी सी ट्रिक दे दी कि पहले आपको देश के संबंध में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, उसके बाद में पब्लिक के संबंध में है और उसके बाद में आपके ऑफेंस के संबंध में। नाउ लेट्स सी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये तो ऑफेंस है ना, तो ये तो तीसरी कैटेगरी है। देखो मैं सीक्वेंस नंबर नहीं बता रहा हूं, कैटेगरी बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये तीसरी कैटेगरी है। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ये भी तीसरी कैटेगरी है। चलो, पब्लिक ऑर्डर ये दूसरी कैटेगरी है, और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ये पहली कैटेगरी है, और फ्रेंडली रिलेशन विद स्टेट ये पहली कैटेगरी है। तो हमने इन पांचों नामों को क्या कर दिया, पांचों नामों को जो है वो इस तरीके से डिवाइड कर दिया, बराबर। तो अब पहली कैटेगरी में हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो भाई कि आपके देश की सुरक्षा और एक आपके देश के फॉरेन रिलेशन, ठीक है। फिर सेकंड कैटेगरी में पब्लिक से जुड़ा हुआ एक ही मामला है, यानी कि अगर इन पांचों में से कहीं पर भी सी बीच में आ रहा है, सेकंड कैटेगरी बीच में आनी चाहिए, ठीक है, तो आप ही कह सकते हो कि उसका आंसर मोर और लेस उसके जैसा होगा। यानी कि यहां पर क्या हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया। और तीसरी कैटेगरी कौन सी, अपराध के संबंध में, एक तो हो गया कोर्ट का कंटेम्प्ट और एक हो गया आपके अपराध को इस तरीके से इंसाइट है जो करना। अब जरा चेक करो, इन 5 में से सी किसके बीच में आ रहा है? इन पांचों में से 4 ऑप्शन में से सी किसके बीच में आ रहे हैं? देखो 4 ऑप्शन, 1 2 3 4, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले में सी बीच में आ रहा है ना? यस और नो? दिस इज आवर आंसर। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? कितने लोगों को समझ में आया? से यस और नो? ये जो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई है, एक टेक्निक बताई है, देखो या तो आप रट्टा मारो, है ना, और नहीं तो थोड़ा इस बात को समझ के लेके चलो कि भाई हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर ले तो काम आसान हो सकता है। यस लिखो, अगर समझ में आया है तो यस लिखो। जैसे राजा जी हो गए, पूजा रानी जी हो गए, इनको इन दोनों को ही समझ में आया, बाकी कैंडिडेट को समझ में नहीं आया। हे प्रभु, श्वेता जी को भी आ गया, चलो अच्छी बात है। बाकी कैंडिडेट नहीं बोलेंगे, ना 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 ना। सुकन्या जी को भी आ गया, अनी जी, वेरी गुड। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं पता है? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमें काम स्मार्टली डील करना पड़ेगा। रटने की जरूरत, रटना आखिरी ऑप्शन होता है। तो हमने एक चीज, एक पॉइंट पढ़ा कि जितने भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है उसमें देश से जुड़े हुए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पहले आएंगे, उसके बाद पब्लिक के संबंध में वाले, और फिर अपराध के संबंध वाले। तो हमारा काम इससे हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि भाई देश के अंदर भी पहले देश वाला फिर फॉरेन रिलेशन, पहले देश की सुरक्षा फिर फॉरेन रिलेशन के बारे में बात करेंगे, तो वो भी आपको हेल्प है जो कर सकता है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी याद होता है कि पहला और आखिरी दिमाग में रखो, तो ये टेक्निक थोड़ा सा वर्कआउट है जो हो सकता है। थिंक अबाउट इट। और कौन कौन से सवाल पूछे गए यहाँ पे, जैसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यहां पर ये क्या हो गया, ये तो एक तरीके से सीधा सा क्वेश्चन है, ये तो क्या हो गया, सीधा सा क्वेश्चन यहां पर आपके बीच में आ गया, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC। इन्होंने सिलेबस में दे रखा है, सिलेबस से सीधा सवाल पूछा गया कि बताओ भाई ये जो DSC इश्यू किया जाता है इसको कौन रिवोक कर सकता है। चलो ठीक है, फिर आपके सामने फिर आपके सामने क्या रखे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। अब देखो ये ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, तो जिसने ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के बारे में जानकारी है शायद वो उससे ठीक से कर पाए। अब क्या बोला इन्होंने, व्हाट आर द प्रिंसिपल दैट शुड बी अप्लाइड बाय द एनजीटी व्हाइल पासिंग द ऑर्डर एंड डिसीजन। तो कौन कौन से प्रिंसिपल को एनजीटी ध्यान में रखता है?
अब ये सवाल सेक्शन बेस्ड नहीं है, ये सवाल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये सवाल कैसा है? कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इन्वायरमेंट के संबंध में आपका कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 8 था ना? यूनिट नंबर कौन सा था? इन्वायरमेंट के संबंध में आपका यूनिट नंबर था 8। वेरी गुड। तो 8 में आपको उन्होंने क्या कर रखा है, इस चीज को मेंशन जो कर रखा है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम प्रिंसिपल के बारे में भी जानकारी रखें, नेट एग्जाम की एक अच्छी बात पता है क्या है कि इसमें आंसर हमारे सामने है। हमें क्या करना है? ठंडे दिमाग से उसको फाइंड आउट करना है। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल, अब देखो आपके सामने ना, मैं एक ऐसा ही लॉजिक लगा रहा हूं, लेट्स सी, हो सकता है लॉजिक सही लगे, हो सकता है गड़बड़ लग जाए, है ना? तो अलग अलग प्रिंसिपल बने हुए हैं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो है इस तरीके से क्या होना चाहिए, पूर्ण विकास है जो होना चाहिए, उसके पूर्ण प्रिंसिपल काम करता है। प्रिकॉशनरी के मतलब जो है इस तरीके से काम किया जाए कि पॉल्यूशन कम से कम हो। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, यानी कि जो पॉल्यूट करेगा वो पे करेगा, इस प्रिंसिपल पे काम करें। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में तो क्या हो जाता है कि आपको उस चीज के लिए भी लायबल ठहराया जा सकता है जिसके प्रति आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहां पर आपके बीच में इन्होंने इस चीज को, तो अगर हम एनजीटी का, सॉरी ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट का अगर हम सेक्शन 10 पढ़े, सेक्शन 20 पढ़े, तो हो सकता है कुछ बातें वहां पे दे रखी हो। दे रखी है क्या? लेट चेक करते हैं। आपके पास में एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट सेक्शन 20, अब यहाँ पे सेक्शन 20 जो है ना, वो स्पष्ट रूप से अगर आप उसके कानून को देखोगे तो ये मैं आपको सेक्शन 20 या तो दिखाई देता हूं, और नहीं दिखाऊं तो मैं आपको काम करता हूं, मैं आपके उसमें शेयर कर देता हूं। किसमें? आपका जो ग्रुप बना हुआ है ना उसके अंदर। आप नोटिस करना, आपके टेलीग्राम वाले ग्रुप में मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट भी जो है वो शेयर कर दिया है। सी, अब इन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से सेक्शन 20 में इन बातों को जो क्या कर रखा है, मेंशन है जो कर रखा है। ये देखो आपके ग्रुप में आप देख सकते हो, और नहीं तो अभी तो यहाँ पे एक स्क्रीन चल रही है, उसमें लिखा हुआ है, मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, द ट्रिब्यूनल शैल while passing an order or decision apply the principle of sustainable development, precautionary principle and polluter pay principle। तो ये बात सीधे तौर पे वहां पर क्या हो रखी है, एप्लीकेबल होती है। देखो आपके नेट एग्जाम का जो ग्रुप है उसी के अंदर क्या कर रखा है, मैंने बातों को मेंशन कर रखा है। आप में से कुछ कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, कुछ के जो कैंडिडेट नहीं जुड़े हुए, आप जाके सिंपली टेलीग्राम पे ये सर्च कर लेना, नेट एग्जाम लिंकिंग ग्रुप, बराबर, तो आपको ये दिख जाएगा। तो ये पॉइंट वहां पर आया। अच्छा, अब सवाल ये आता है क्या इसको हमें याद करने की जरूरत है कि याद नहीं, एक बार ढंग से पढ़ लो, पढ़ रहे हो एक बार देख लो किसमें किस वे का पॉइंट आपके सामने आ रखा है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन यूएस। अब ये आपके कंपेरेटिव इंटरनेशनल लॉ का सवाल है, कंपेरेटिव इंटरनेशनल लॉ का सवाल आपके सामने आ रखा है, जो हो सकता है हम इसको स्किप करें या देखें। एज पर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके सामने स्पेसिफिकली इलेक्शन कमीशन का, यार आप लोग है ना नेट एग्जाम के अंदर मोटा मोटी ये जो कमीशन वाली जितनी बातें आ रखी ना, वो तो बड़ी खतरनाक आ रखी है। मतलब आपके बाकी सारे को रिमूव हम कर रहे हैं, चीफ अदर कमिश्नर को रिमूव करना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या चाहिए होता है, रिकमेंडेशन जो चाहिए होता है, वहां से पॉइंट है। ये सवाल आपके किसका है बताओ भाई, ये सवाल कहां से आ रखा है, फटाफट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहां से आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 कहां से आ रखा है? क्वेश्चन नंबर 16 कनेक्ट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर दे रखा है कि एक होते हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और एक होते हैं आपके फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉन और मेड इन इंडिया कर रखे हो, पेएबल इन इंडिया कर रखे हो, या किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर ड्रॉ किए कि जो इंडिया का रेजिडेंट वगैरह है ना, तो वो वहां पर आपके सामने आता है। ठीक, तो इसमें बेसिकली आपके सामने तीनों पॉइंट क्या हो रहे, एक तरीके से कवरेज हो रहा है। ठीक, नाउ डेफिनेशन क्लॉज है, एनआई एक्ट का डेफिनेशन क्लॉज आपके सिलेबस का पार्ट है, हाँ या ना? वैसे पहले तो ये चेक करो एनआई एक्ट कौन से यूनिट में कवर होता है, तो कॉमर्शियल लॉ में आ रहा है। एनआई एक्ट जो है वो आपके कॉमर्शियल लॉ का जो सेगमेंट है वहां से कवर होता है। ठीक है,
तो ये पॉइंट बेसिकली एक तरीके से वहां पे एप्लीकेबल करा रखा है। फिर क्या सवाल पूछा गया, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ हिंदू मेल, कि भाई कोई हिंदू मेल है वो अडॉप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसके रिगार्डिंग क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, कहां पे, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये सवाल आपके आ रखा है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को लेकर। कंसेंट ऑफ वाइफ अंडर सर्कमस्टेंसेस, मेजॉरिटी होना चाहिए, साउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए, मस्ट बी नेसेसरी मैरिड, मतलब कि अगर कोई पुरुष जिसने शादी नहीं की है वो अडॉप्ट कर ही नहीं सकता। अगर कोई मेल पर्सन है, अगर कोई मेल पर्सन जो है क्या नहीं हो, एक मान लीजिए कि वो अगर शादीशुदा नहीं है तो इसका मतलब अडॉप्ट कर ही नहीं सकता, ये तो कंडीशन नहीं है वहां पे। अब समझो एनआई ये जो कानून है, जितने भी कोडिफाइड कानून कहीं पर भी आ रहे हैं ना, उसको स्पेशल फोकस करो। इसको हमें क्या करना है, एक बार अच्छे तरीके से स्पेसिफिक फोकस है जो करना है, ठीक है। अब कहीं के जो है ना ये पॉइंट आपके लिए क्या हो जाता है, रिलेवेंट है जो हो जाता है। कैसे रिलेवेंट हो जाता है कि अगर पढ़ा हुआ है तो आंसर फाइंड आउट करना इजी गोइंग हो जाता है, आसान हो जाता है। ये डिफिकल्ट मामला है भैया, ये डिफिकल्ट मामला है कि बताओ भाई पब्लिक इंटरनेशनल की इनमें ऑथर कौन है वगैरह। अब ये तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है या फिर उनको पता है, या जिन लोगों ने रेफर कर रखा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अब जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई ये स्पिरिट ऑफ लॉ बुक किसने पढ़ रखी है, अब आपके पास में बुक है, आप उसको ऑब्जर्व करते हो तो याद रह जाती है। नेट एग्जाम देने के लिए जब आपको फाइनली बनाया जाता है तो कॉलेज प्रोफेसर बनाया जाता है। अब ये लोग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, मान के चलते हैं कि आप बहुत ही विद्वान स्कॉलर टाइप के व्यक्ति हो, तो आपने तो अलग अलग ऑथर्स की बुकें पढ़ी होगी, तो इस तरह के सवाल भी आपके सामने क्या करते हैं, इंटरनेशनल लॉ के संबंध में ये पूछ लिया करते हैं। लेकिन वो चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं इसको हाल फिलहाल के लिए अवॉइड करूंगा। और अगर करना ही है तो फिर क्या करना है, इसको एक तरीके से इमेज दिखाओ कि ये बुक की इमेज है, ये इसका ऑथर है वगैरह वगैरह, तो शायद याद रह जाए। बट थोड़ा है काम मुश्किल। अच्छा फिर इस पर आ जाओ, अरेंज द फॉलोइंग लेशन इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ देयर इनेक्टमेंट। अभी अच्छा सवाल है। अब आपके सामने 4 कानून बने हुए हैं। कितने कानून बने हुए, 4 कानून। इंडियन डाइवोर्स एक्ट है, पारसियों का मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, और स्पेशल मैरिज एक्ट है। इट जस्ट लाइक सपोज करो अगर आपको मैं इस तरीके से 4 कानून दे दूं, जैसे कि एक दे दिया आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक दे दिया आपको जैसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, एक आपको दे दिया सिविल प्रोसीजर कोड, और एक मान लीजिए आपको दे दिया मैंने कोई भी आईटी एक्ट। अब आपसे पूछा जाए बताओ कि इनमें से पहला कौन आया, बाद में कौन आया वगैरह वगैरह, तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका एक ही है कि जो भी रिलेवेंट लॉ है ना, जो भी रिलेवेंट लॉ है उनके ईयर को थोड़ा एक बार ऑब्जर्व कर लो। अब जैसे हिंदुओं के कोडिफाइड कानून कौन से ईयर में आ रखे हैं, फटाफट बताओ। हिंदूज के जो कानून है वो कब आ रखे हैं, 1955, और एक केस में 1956, बाकी तो मेनली वहीं से एप्लीकेबल होता है। 1937 शरीयत एप्लीकेशन एक्ट वगैरह, तो वो पॉइंट वहां से कनेक्ट होता है। तो जो जो आपके सिलेबस में है, अब ये कोई सवाल अंदर से आ नहीं रखा, ये सवाल आपके सामने क्या होता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। ये अलग अलग देशों का कॉन्स्टिट्यूशन देखो, कुल मिला के हमारी गाड़ी पता है कहाँ कहाँ पे रुक रही है, हमारी गाड़ी एक तरीके से रुक रही है जिनमें ऐसे टॉपिक पे जो कि कोडिफाइड नहीं है। अब जैसे ये वाला मामला, अब ये नहीं पढ़ा हुआ है तो हमारे लिए डिफिकल्ट काम है जो हो जाता है कि भाई इसको हम कैसे याद करें, कैसे लर्न करें। लेकिन ये सवाल देख लो, ये सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप में से मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जिसको ये 21 का क्वेश्चन जो है वो नहीं पता चले। इसमें क्या कर रखा है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल है, तो संविधान में आर्टिकल 131 आपके बीच में आता है, जहां पर क्या कर रखा है, ये बातें मेंशन कर रखी है। क्या बातें मेंशन कर रखी है कि भाई बिटवीन 2 और मोर स्टेट, जब भी कोई भी अगर मान लीजिए कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में, डिस्प्यूट अराइजिंग आउट एनी ट्रीटी, किसी समझौते के तहत कोई विरोध, ट्रीटी एंटर्ड इनटू और एग्जीक्यूटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड 1 और मोर स्टेट, बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट। अब देखो ट्रीटी वाला पॉइंट 131 के अंदर आपको मेंशन नहीं कर रखा, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के बदले में, या यूनियन गवर्नमेंट स्टेट वन साइड बाकी के साथ अलग साइड, और सब्सटेंस
ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, तो ये भी आपके यहाँ पे कवर नहीं होता है। तो बेसिकली ए पॉइंट आपके सामने, सी पॉइंट आपके सामने और डी पॉइंट, ठीक है। तो ए सी डी का कोई ऑप्शन है क्या, तो वो ऑप्शन 4 था और ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे ये आपके आर्टिकल 131 के अंदर क्या कर रखा है, मेंशन है जो कर रखा है। तो ये पॉइंट क्या हो जाता है, रिलेवेंट है जो हो जाता है, वगैरह वगैरह। अब ये चीजें हम लोग नहीं कर सकते, आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों सिलेबस है, क्योंकि इतनी गहराई से इन थ्योरेटिकल पॉइंट को कवर करना काम का नहीं। अगेन मैं वापस उसी मुद्दे पर आ जाता हूं जिस मुद्दे पर मैंने आपसे बातचीत शुरू की थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं हमें क्या करना है, पढ़ाई करते समय जब भी आप जिस टॉपिक को भी डील कर रहे हो, तो उस समय फोकस हमें करना है कुछ सेलेक्टिव चीजों पर। जैसे जो खासकर कोडिफाइड कानून है उन पे फोकस करो, जो कोडिफाइड चीजें हैं उन पे फोकस करो। साथ ही साथ में जिनके बारे में आप कुछ जानते हो, अभी है ना इस टाइम पे बिल्कुल वो टॉपिक थोड़ा अवॉइड करना भी जरूरी होता है जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता। समय है 7 तारीख, 7 तारीख को लक्ष्मण रेखा की तरह खींच लो। 7 तारीख तक आप जो यूनिट फाइनल करोगे ना, फिर उन्हीं यूनिट पे आपको दिमाग लगाना है। बाकी तो देखो यूनिट किस्मत का खेल है, उसमें तो हुक एंड क्रुक भी। अच्छा, नेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है क्या, है जी, क्या लिखा हुआ है नेट एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, यस या नो में बताओ। नहीं है ना, बहुत बढ़िया बात है, तो किस्मत का साथ है आपके पास में। फिर क्या करना कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो यूनिट हम छोड़ के जा रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा कहीं पर भी हमको रिलेवेंट आंसर लगेगा, हम उसको टिक कर सकते हैं, हाँ या ना, यस, वी नीड टू फॉलो सच थिंग्स, गॉट इट। इससे क्या होगा, कहीं हमको हेल्प मिल जाएगी। तो फिर तो यार तुम लोग रिस्क लो, फिर तो मस्ती से रिस्क लो। आज तारीख हो गई है 2 जनवरी, 6 दिन है, आज की रात मिला के 6 रातें और 5 दिन अपने पास में। ये जो मैंने आज आपको एक सैंपल बताया है ना, इसी सैंपल की तरह तुम क्या करो, पुराने पेपर्स का ऑब्जर्वेशन करो और फिर देखो कि कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए। जहां से ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आ रहा है उसको कट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो रिस्क किसमें नहीं है, रिस्क तो जिस दिन तुमने नेट का फॉर्म भरा था तभी से स्टार्ट हो गई थी, है ना। अगर वाकई में रिस्क नहीं लेनी होती तो हम 2 महीने पहले तैयार करते ना खुद को, 2 महीने पहले से ही बराबर सारा टॉपिक याद करने बैठ जाते। अभी इस मोमेंट पे सारा करने बैठेंगे तो नुकसान होगा, मेरा ये मानना, ठीक है। बाकी ऐसा थोड़ा है कि हम उसको बिल्कुल टच ही नहीं करेंगे, लेकिन मोटा मोटी रूप से आपको थोड़ा इस पे फोकस है जो करना चाहिए, व्हाट्स आई थिंक सो। अब देखो एक चीज और है, इसको तो मैं रख लेता हूं साइड में, और यहां पर आपके बीच में देखो ये आ जाते हैं अपन यहां पे, क्या दिखा रहे हो सर, अभी बताता हूं मैं तुमको। देखो जी, अब आप है ना स्क्रीन पे इसको फोकस करना, आपके सामने एक पीडीएफ है, ये आपके ना जून वाले पेपर का एक मैंने एनालिसिस किया है। जून वाले पेपर का 1-2 नंबर हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन मोटा मोटी आप चेक करो कि आपको जो सवाल पूछे जा रहे हैं, कल वाला मैंने आपको बताया था ना, मैंने कहा था तुम लोग करना, तुमने तो किया नहीं, मैंने थोड़ा बहुत एफर्ट किया, है ना। और ऐसा कैसा एफर्ट मैं आपके बाकी सारे सेगमेंट के ऊपर भी करने का प्रयास है जो करूंगा। यहाँ पर आप देखो कि पिछले वाले पेपर में इनका जो वेटेज रहा है वो जूरिस्प्रूडेंस के प्रति बहुत कम रहा। आपके संविधान और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, लॉ ऑफ क्राइम से 8 मार्क्स पूछ लिए, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन 7 मार्क्स पूछ लिए, कॉमर्शियल लॉ से 10 नंबर का सवाल आ गया, फैमिली लॉ से 9 मार्क्स का सवाल आ गया, इन्वायरमेंट लॉ से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, है ना। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईटी एक्ट से 12 नंबर का सवाल आया। कंपेरेटिव पब्लिक एनालिसिस से यहाँ पर आपके सामने क्या हो रहा है, ये पॉइंट आपके एप्लीकेबल हो रहा है। कौशल जी क्लास अच्छे से चल रहा है, मेरे ख्याल से क्लास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप सोचो कि मान लेते कि भाई हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ये नहीं पढ़ना हमको, और मान लीजिए कि अपन और कौन सा टॉपिक इग्नोर करना चाहे, यहाँ पे सपोज करो ये भी नहीं पढ़ना, डिफिकल्ट वाला टॉपिक जो आ रहा है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें भी दिमाग नहीं लगाना, और इसमें भी दिमाग नहीं लगाना। हालांकि इसको नहीं छोड़ा जा सकता, इसमें खासकर आईटी एक्ट को तो क्यों ही छोड़ना,
IIT को तो कवर करना ही करना है, ठीक है। तो भी आपका जो स्कोर है ना, वो आउट ऑफ 100 में से लगभग 85 का मामला कवर कर सकता है। क्या क्या हमने 3 यूनिट जैसे सपोज करो हटा दिए, चलो इसको पूरा ही हटा देते हैं, तो भी कितना हो जाएगा, लगभग 80 के आसपास जो है आप इन चीजों को कवर कर पा रहे हो। तो मैं बस आपसे इतना ही कह रहा हूं, ये तो सिर्फ एक आपके सामने मैंने सैंपल रखा है, ठीक। अभी एक और चीज है, पता है क्या, अभी एक और चीज है कि आप इसके अंदर की बात को भी समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 14 मार्क्स के क्वेश्चन अगर यहां से आए हैं, तो इसके अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं उनमें से कितने आए, उनमें से भी किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया गया। कॉमर्शियल लॉ के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्ट है, NI एक्ट वगैरह है, तो वहां से कौन सा टॉपिक है जो बनता है, दैट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजिक वे में चलना है। देखो, कल से आज बेहतर है, आज से आने वाला कल बेहतर होगा, करेक्ट। तो बढ़िया तरीके से करो। मेरा इतना सा प्रयास है कि इस सेगमेंट के अंदर जो है जितना यथासंभव हम प्रयास कर सके वो करें। आप में से कई कैंडिडेट बाद में भूल भी जाएंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे कि क्लास में कुछ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर एक रणनीति लास्ट मोमेंट में हम इस तरीके से भी चलाए ना, तो हमारे लिए बहुत हेल्प मिल सकती है। तो मेरा आप लोगों से सजेशन है कि इनमें से पहले तो 7 आउट ऑफ 10 यूनिट को फिल्टर कर दो। दूसरा काम एक और कर लो कि जो कोडिफाइड कानून है ना, उन पे फोकस ज्यादा रखो। आज देखो हम लोगों ने तकरीबन 21 क्वेश्चंस देखे, है ना। उन क्वेश्चन से हमको आइडिया लग रहा है कि 20 में से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आउट ऑफ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन अभी भी है जहां पर हमारी गुंजाइश बन रही है। उनमें एफर्ट किया जाए और उनके अकॉर्डिंग चीजों को डायरेक्ट किया जाए तो काम आसान हो सकता है, ठीक है ना। दैट्स ऑल। देखो, ये जो क्लासेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की, आप में से कुछ कैंडिडेट बार बार मैसेज कर रहे थे उनके लिए, उनके रिक्वेस्ट पर क्या कर रखा है, इसको इनिशिएट जो कर रखा है। बाकी UGC नेट से हम जुडिशरी वालों का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा इसका बेनिफिट जरूर लेना। और जो मैं कह रहा हूं ना, जो मैं आपको टास्क दे रहा हूं, उस टास्क को पूरा जरूर करना। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जो आपने देखा है उस सेशन में आपने कुछ नया है जो सीखा होगा। अगर आप इसी तरह की क्लासेस जो हैं हमारे फैकल्टीज़ के द्वारा गेन करना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम। सिर्फ 899 की नॉमिनल कॉस्ट पे मैं आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ 30 डेज डेली 4 आवर्स की डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट क्लासेस। किसके लिए? UGC नेट के पेपर नंबर 2 के लिए। पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 का भी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा, लेकिन पेपर 2 को स्पेशली फोकस है जो किया जा रहा है। इसके अंदर आपके मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है और साथ ही साथ में मैं आपको एक स्टडी मटेरियल का किट भी अवेलेबल कराने वाला हूँ। सिंगल जो है आपका एक बुकलेट इसके अंदर आपको भेजा जाएगा। आप चाहें तो इसको linkinglaws.com की वेबसाइट पे जाके सिंपली अगर इस UGC नेट की बुकलेट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस कोर्स के साथ में आपको ये फ्रीली अवेलेबल है जो करवाई जा रही है। तो इंतजार किस बात का, 30 डेज के अंदर अपना पूरा डेडिकेशन दे दीजिए। और आपको जैसे कोई भी वीडियो लाइव होता है ना, लाइव क्लासेस होगी, ध्यान रखना 30 डेज तक, तो उसके साथ साथ इनका रिकॉर्डिंग भी आपको 2 मंथ तक अवेलेबल है जो रहेगा। तो किसी कारण से नेट का एग्जाम 5 दिन 10 दिन 15 दिन ऊपर नीचे हो भी गया ना, तो आपका ये एक्सेस जो है वो आपसे नहीं डिटेक्ट है जो किया जाएगा। ओके, सो डोंट मिस इट, लेट एंजॉय UGC नेट एट लिंकिंग ऐप। थैंक यू।